सबसे पहला टर्म है इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है? अगर बहुत सिंपल लैंग्वेज बोले तो सपोज करो कोई कंपनी है, उस कंपनी में काम करने वाला कोई एम्प्लॉय या कोई ऐसा इंसान जो कि कंपनी से बहुत क्लोजली रिलेटेड है, या कोई ऐसा इंसान जिसके पास में कंपनी से रिलेटेड कोई स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन है, कोई ऐसा इंसान जिसके पास में कंपनी से रिलेटेड कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कि पब्लिकली अवेलेबल नहीं है। अगर ये इंसान कंपनी के स्टॉक में ट्रेड करेगा, अगर ये इंसान कंपनी के स्टॉक को खरीदेगा बेचेगा, तो बट ऑब्वियस सी बात है कि इस इंसान को मिलेगा अनफेयर एडवांटेज। फॉर एग्जाम्पल, इस इंसान को पता है कि कंपनी की फ्यूचर स्ट्रेटेजी क्या है, इस इंसान को पता है कि कंपनी के अंदर की हालत कैसी है। अब अगर ये इंसान इस कंपनी के स्टॉक में ट्रेड करेगा तो कॉमन इन्वेस्टर के कंपैरिजन में, मेरे जैसे आपके जैसे इन्वेस्टर के कंपैरिजन में, इसके पास में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, और क्योंकि इसके पास में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है तो ये उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके स्टॉक को बेटर प्रेडिक्ट कर पाएगा, और ये मेरे जैसे आपके जैसे इन्वेस्टर्स के लिए अनफेयर है। इसे कहा जाता है इनसाइडर ट्रेडिंग। कुछ तो नाम से ही क्लियर है, इनसाइडर ट्रेडिंग। जब कोई इनसाइडर, जब कोई ऐसा इंसान जिसके पास में कंपनी से रिलेटेड वो इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है जो कि पब्लिकली अवेलेबल नहीं है, जब कोई ऐसा इंसान कंपनी के स्टॉक में ट्रेड करता है तो उसको मिलता है अनफेयर एडवांटेज, और इसे कहा जाता है इनसाइडर ट्रेडिंग। सेबी इनसाइडर ट्रेडिंग को डिस्करेज करता है, सेबी इनसाइडर ट्रेडिंग को इलीगल बुलाता है। इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होता है, होपफुली आपको समझ में आया होगा। दूसरा टर्म है बायबैक ऑफ शेयर्स। बायबैक ऑफ शेयर्स का मतलब क्या है? जब कोई कंपनी मार्केट से अपने खुद के शेयर्स को ही रीपरचेज करने की शुरुआत कर देती है, जब कोई कंपनी मार्केट से अपने खुद के शेयर्स को ही खरीदने की शुरुआत करती है तो उसे कहा जाता है बायबैक ऑफ शेयर्स। अब देखो, कोई कंपनी अपने खुद के शेयर्स को मार्केट से खरीद रही है, इसका इंपैक्ट क्या होता है? जो कंपनी के शेयर्स है मार्केट में, उनका नंबर कम होगा या ज्यादा होगा? बहुत ऑब्वियस सी बात है, कंपनी खुद के शेयर्स को खरीद रही है तो जो नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं कंपनी के मार्केट में वो रिड्यूस हो जाते हैं। वो क्या हो जाते हैं? वो रिड्यूस हो जाते हैं, वो डिक्रीज हो जाते हैं। जो नंबर ऑफ शेयर्स है वो रिड्यूस होते हैं, और एक तरीके से डिमांड मार्केट में इंक्रीज होती हुई दिखाई देती है। उससे क्या होता है कि जो शेयर की वैल्यू होती है मार्केट में वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है। तो शेयर की मार्केट वैल्यू के ऊपर बायबैक ऑफ शेयर्स का पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिलता है। इससे इन्वेस्टर्स का जो कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा सा बूस्ट होता है। कॉन्फिडेंस क्यों बढ़ता है? बिकॉज एक तरफ तो शेयर की जो वैल्यू है वो इंक्रीज होती हुई दिखाई दे रही होती है, दूसरा इससे एक मैसेज जाता है कि कंपनी के पास में इनफ पैसा है, कंपनी के पास में इनफ लिक्विडिटी है। अगर कल को क्राइसिस आए तो कंपनी के पास में इनफ है उन क्राइसिस से डील करने के लिए। बहुत सिंपल, बायबैक ऑफ शेयर्स का मतलब क्या है? जब कोई कंपनी मार्केट से अपने खुद के शेयर्स को ही रीपरचेज करने की शुरुआत करती है, खरीदने की शुरुआत करती है, तो उसे कहा जाता है बायबैक ऑफ शेयर्स। और बायबैक ऑफ शेयर्स का इंपैक्ट क्या पड़ता है कि जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं कंपनी के पब्लिक में वो रिड्यूस होते हुए दिखाई देते हैं, डिमांड बढ़ती हुई दिखाई देती है, जिससे शेयर की वैल्यू जो है वो इंक्रीज होती हुई दिखाई देती है। मतलब शेयर की मार्केट वैल्यू के ऊपर बायबैक ऑफ शेयर्स का पॉजिटिव इफेक्ट होता है, और इससे इन्वेस्टर्स का जो कॉन्फिडेंस है वो भी बढ़ता है। बिकॉज एक तरफ तो शेयर की जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो रही है, और दूसरा एक मैसेज भी जा रहा है कि कंपनी के पास में इनफ पैसा है, अगर कभी क्राइसिस आए तो कंपनी उनसे बहुत इजीली डील कर सकती है। फिर एक टर्म है शॉर्ट सेलिंग। शॉर्ट सेलिंग बेसिकली इन्वेस्टमेंट की एक टेक्निक है जिसको एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर्स यूज कर सकते हैं। शॉर्ट सेलिंग में क्या होता है? एक तरीके से मार्केट को प्रेडिक्ट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई इन्वेस्टर है जिसको ऐसा लग रहा है कि आज ये जो शेयर है इसकी वैल्यू 100 है, लेकिन महीने भर बाद इसकी वैल्यू घट के हो जाएगी 20, या इसकी वैल्यू घट के हो जाएगी 10। तो ये इन्वेस्टर क्या करेगा? ये इन्वेस्टर इमीडिएटली अपने शेयर को बेच देगा, और कल को अगर एग्जैक्टली ऐसा हो गया कि ये जो शेयर है इसकी वैल्यू घट के हो गई 10 मान लेते हैं, तो ये जो इन्वेस्टर है इसको वापस से खरीद लेगा।
मतलब ज्यादा जब प्राइस थी तब बेच दिया, कम जब प्राइस आई तो खरीद लिया वापस से, और फिर वेट करेगा कि दोबारा से जब प्राइसेस ऊपर जाएंगे मार्केट में तो दोबारा इसको बेच देगा। इस इतने से छोटे से ट्रांजैक्शन में इस इन्वेस्टर को 80 रुपए का फायदा हो गया। तो बेसिकली एक तरीके से शॉर्ट सेलिंग में जो एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर्स होते हैं वो मार्केट को प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। ये जो इन्वेस्टर्स हैं ये बेसिकली बेट कर रहे होते हैं कि ये जो स्टॉक है पर्टिकुलर या कोई अदर सिक्योरिटी है उसके प्राइसेस मार्केट में डिक्रीज होने वाले हैं, और क्योंकि डिक्रीज होने वाले हैं तो अभी इसको शॉर्ट सेल कर दो, अभी इसको बेच दो, फ्यूचर में दोबारा से खरीद लेंगे। और इस शॉर्ट सेलिंग की वजह से ये जो प्राइसेस डिक्लाइन होती हैं उसकी वजह से प्रॉफिट हो जाता है इन्वेस्टर को। लेकिन ये जो शॉर्ट सेलिंग है ये मेरे जैसे आपके जैसे कॉमन लोगों के लिए नहीं है, बिकॉज हमको उतना मार्केट का एनालिसिस होता नहीं है, हम उतना बेहतर तरीके से मार्केट को प्रेडिक्ट कर नहीं पाते हैं। फिर एक टर्म है डिविडेंड। डिविडेंड आपको पता ही है, पार्ट ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द शेयर होल्डर्स ऑफ अ कंपनी। कंपनी को प्रॉफिट हुआ, उस प्रॉफिट में से कितना हिस्सा शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा उसे कहा जाता है डिविडेंड। अच्छा, कितना अमाउंट ऑफ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा ये डिसाइड कौन करता है? ये कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करते हैं। हालांकि उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, लेकिन ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं ये देखते हैं कि कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है, कंपनी को कितना एक्सपेंड करना है, फ्यूचर की स्ट्रेटेजी क्या है, वो सारी चीज़ों को कंसिडरेशन में लिया जाता है। और फिर जो हिस्सा बचता है प्रॉफिट का, उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है अमंग द शेयर होल्डर्स। इसे कहा जाता है डिविडेंड। प्राइमरी डीलर्स, इस टर्म के बारे में हमने पढ़ा हुआ है। ये बेसिकली एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसको लाइसेंस मिला हुआ है नेशनल सिक्योरिटीज में ट्रेड करने का। प्राइमरी डीलर्स को लाइसेंस मिला हुआ है कि वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में ट्रेड कर सकते हैं, उसके ऑक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कर सकते क्या है? करते ही हैं। ये जो प्राइमरी डीलर्स हैं ये रजिस्टर्ड होते हैं विद दी आरबीआई। किसके साथ में रजिस्टर्ड होते हैं? आरबीआई के साथ में रजिस्टर्ड होते हैं। प्राइमरी डीलर्स ये जो कॉन्सेप्ट है इसको इंट्रोड्यूस किया गया कब? 1995 में इंट्रोड्यूस किया गया। देखो बहुत सिंपल, और ये टर्म्स काम के पूछ ले जाते हैं। अगर आप इस चैप्टर के एंड में प्रीलिम्स के क्वेश्चंस को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इन टर्म्स को खूब पूछा जाता है। इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब क्या है? ऐसा सिनेरियो जब कोई कंपनी के अंदर का आदमी, ऐसा इंसान जिसके पास में कंपनी से रिलेटेड कोई ऐसी जानकारी है जो कि पब्लिकली अवेलेबल नहीं है, वो इंसान अगर कंपनी के स्टॉक्स में ट्रेड करता है तो उसको मिलता है अनफेयर एडवांटेज। इसे कहा जाता है इनसाइडर ट्रेडिंग। सेबी इसको डिस्करेज करता है, इसको इलीगल बुलाता है। बायबैक ऑफ शेयर्स का मतलब जब कंपनी अपने खुद के शेयर्स को मार्केट से रीपरचेज करती है, खरीदती है, तो उसे कहा जाता है बायबैक ऑफ शेयर्स। इससे होता क्या है? इससे जो शेयर्स की अवेलेबिलिटी है मार्केट में वो डिक्रीज हो जाती है, डिमांड बढ़ती हुई दिखाई देती है, जिससे वैल्यू ऑफ शेयर ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है। इसका पॉजिटिव इफेक्ट होता है मार्केट में लोगों के ऊपर, इन्वेस्टर्स के ऊपर। शॉर्ट सेलिंग क्या है? शॉर्ट सेलिंग बेसिकली स्ट्रेटजी है जहां इन्वेस्टर मार्केट को प्रेडिक्ट कर रहा होता है, और इन्वेस्टर को अगर ऐसा लग रहा होता है कि कोई पर्टिकुलर स्टॉक है उसके प्राइसेस गिरने वाले हैं तो वो अपने स्टॉक को इमीडिएटली सेल कर देता है, और अगर प्राइसेस गिर गए तो उनको वापस से खरीद लेता है। इस छोटे से ट्रांजैक्शन में उसको कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो जाता है। डिविडेंड क्या होता है? प्रॉफिट का वो पार्ट जो कि शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। कितना डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा वो कौन डिसाइड करता है? कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। प्राइमरी डीलर्स का मतलब क्या है? ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिसको लाइसेंस मिला हुआ है नेशनल सिक्योरिटीज में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में ट्रेड करने का। प्राइमरी डीलर्स जो है वो आरबीआई के साथ में रजिस्टर्ड होते हैं, और इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया 1995 में। इंपॉर्टेंट टर्म्स है, इनको लिखते चलना, इनको याद रखना। हम आगे बढ़े उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना जरूरी है बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है। जब आप वीडियो पे लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को, जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड है, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉर श्योर सब्सक्राइब कर लो। फिर इसके बाद एक टर्म है डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया, DFHI, डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया। इसको सेटअप किया गया 1988 में। कब सेटअप किया गया? 1988 में सेटअप किया गया अंडर कंपनीज एक्ट ऑफ 1956। डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया को 1988 में सेटअप किया गया अंडर कंपनीज एक्ट ऑफ 1956। ये DFHI एक प्राइमरी डीलर है और ये SBI का, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सब्सिडरी है। डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया को लाया गया था
फाइनेंशियल मार्केट में लिक्विडिटी और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए। और ये लिक्विडिटी और स्टेबिलिटी कैसे प्रोवाइड करता है? ये डील करता है ट्रेजरी बिल्स में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स में, कमर्शियल पेपर्स में, कॉल मनी में, नोटिस मनी में। इन सभी टर्म्स के बारे में, इनका यूज क्या है, कैसे ये लिक्विडिटी को और स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के काम में आते हैं, उस सब के बारे में ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है। डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया कब सेटअप किया गया? 1988 में। किस एक्ट के अंडर? कंपनीज एक्ट ऑफ 1956 के अंदर। ये जो DFHI है ये प्राइमरी डीलर है और SBI का सब्सिडरी है। इसको लाया गया था फाइनेंशियल मार्केट में लिक्विडिटी और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए। फिर एक टर्म है एक्टिव रिटर्न। एक्टिव रिटर्न का बड़ा सिंपल सा मतलब है द एडिशनल रिटर्न, द एक्स्ट्रा प्रॉफिट यू अचीव्ड बाय द पोर्टफोलियो एज कंपेयर टू द बेंचमार्क। आपका कोई पोर्टफोलियो है, भाई आपने पोर्टफोलियो तैयार किया हुआ है, कोई शेयर्स खरीदे हुए हैं, फिर उसमें कोई बॉन्ड खरीदा हुआ है, कोई अदर सिक्योरिटी खरीदी हुई है। उस पोर्टफोलियो पे आपका एक बेंचमार्क है कि यार इतना प्रॉफिट तो होना ही होना चाहिए, इतना प्रॉफिट तो होगा। आपका एनालिसिस ये कहता है कि मान लेते हैं प्रॉफिट होगा 100 रुपए का, लेकिन प्रॉफिट हो गया एक्चुअली 150 रुपए का। तो ये जो 50 रुपए का एडिशनल रिटर्न आपको मिला, प्रॉफिट हुआ, उसको बोलते हैं एक्टिव रिटर्न। और अगर किसी पोर्टफोलियो पे एक्टिव रिटर्न हो रहा है, मतलब उम्मीद से ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, तो वो क्या दिखाता है? वो दिखाता है पोर्टफोलियो की स्ट्रेंथ को। वो क्या दिखाता है कि पोर्टफोलियो को मैनेज करने वाला जो मैनेजर है उसकी मैनेजमेंट स्ट्रेटजी बहुत ही ज्यादा बेहतर है। तो एक्टिव रिटर्न क्या है? एडिशनल रिटर्न अचीव्ड बाय द पोर्टफोलियो। एब्सोल्यूट रिटर्न क्या है? कि जितना रिटर्न एक्चुअल में आया उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट रिटर्न। आपने इन्वेस्ट किया, आपने कोई शेयर खरीदा, स्टॉक खरीदा, बॉन्ड खरीदा, उस पे एक्चुअल में एब्सोल्यूट नंबर्स में कितना प्रॉफिट आपको मिला उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट रिटर्न। और आपकी जितनी उम्मीद थी, जितना आपका बेंचमार्क था, उससे कितना एडिशनल रिटर्न मिला उसे कहते हैं एक्टिव रिटर्न। फिर एक टर्म है एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अकाउंट, ASBA, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अकाउंट। इसको कैसे समझें? फॉर एग्जाम्पल आपको कोई इश्यू खरीदना है, या ऐसे कह लें कि आपको कोई IPO खरीदना है। अब IPO को खरीदने का एक तरीका क्या है कि आप अपफ्रंट पेमेंट कर दो, आप पहले ही पेमेंट कर दो और वेट करो कि IPO आपको अलॉट होगा या नहीं होगा। अगर अलॉट हो जाएगा तब तो पेमेंट आपने पहले ही कर दिया है, अगर अलॉट नहीं हुआ आपको तो ये जो पेमेंट है ये पेमेंट आपका लॉट किया जाता है। आमतौर पर हम ऐसे ही IPO खरीदते हैं, लेकिन एक तरीका और है, और वो तरीका क्या है? ASBA, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। इसमें क्या होता है कि आप IPO को खरीदने के लिए अपफ्रंट पेमेंट नहीं करते हो, अपफ्रंट पहले पैसा नहीं देते हो। जब IPO आपको अलॉट होगा तब आप पेमेंट करोगे। लेकिन ये होता कैसे है? ये होता ऐसे है कि जो भी इश्यू आपको खरीदना है, आप जिसको सब्सक्राइब करना चाहते हो, उसके लिए जितना पैसा होता है वो पैसा आपके बैंक अकाउंट में ब्लॉक हो जाता है। जो इन्वेस्टर होता है वो एप्लीकेशन देता है कि मैं ये इश्यू खरीदने वाला हूं, ये IPO खरीदने वाला हूं, और इस IPO को खरीदने के लिए जितना पैसा चाहिए उतना पैसा बैंक अकाउंट में ब्लॉक हो जाता है। पैसा आपके ही अकाउंट में रहेगा लेकिन वो ब्लॉक रहेगा, उसको आप यूज नहीं कर सकते हो। अगर आपको IPO अलॉट हो गया तब तो ये पैसा कट जाएगा, और अगर आपको IPO अलॉट नहीं हुआ तो ये पैसा आपके बैंक अकाउंट में रहेगा, आप इसको नॉर्मली जैसे यूज करते हो वैसे यूज कर सकते हो। अच्छा, अगर आपको ऐसा करना है तो हर एक बैंक ये नहीं कर सकता है। आपको अपनी बैंक ब्रांच को बोलना होगा, और वो जो बैंक ब्रांच है वो बोलेगी सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक को, सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक को बोलेगी। ये जो सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक होते हैं ये ऐसे बैंक्स होते हैं जो कि केपेबल होते हैं ASBA सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए। ASBA सर्विसेज जो है इनको इनिशिएट किया सेबी ने रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के लिए 2008 में। लेकिन इसको बहुत ज़्यादा लोग यूज़ नहीं करते हैं। जिनको एक्सपीरियंस है, जिनको पता है, वो तो यूज़ करते हैं, लेकिन जैसे हम जैसे कॉमन लोग हैं वो तो अपफ्रंट पेमेंट कर देते हैं, पहले ही पेमेंट कर देते हैं। 2008 में सेबी ने इस ASBA सर्विसेज को एक्सटेंड किया रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, और आज की डेट में तो ये कॉर्पोरेट इन्वेस्टर्स के लिए भी अवेलेबल है और हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के लिए भी अवेलेबल है। एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट का मतलब क्या है? एप्लीकेशन बाय द इन्वेस्टर टू ब्लॉक एप्लीकेशन मनी इन द बैंक अकाउंट फॉर सब्सक्राइबिंग टू एन इश्यू। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। और सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक क्या होता है? वो बैंक जो कि ASBA सर्विसेज को प्रोवाइड करता है।
फिर एक टर्म है इनिशियल कॉइन ऑफरिंग। देखो एक तो ये अनरेगुलेटेड होता है, इनिशियल कॉइन ऑफरिंग जो है वो अनरेगुलेटेड होता है। ये जो क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, ब्लॉकचेन वगैरह पे जितने भी काम करने वाले, ब्लॉक टेक्नोलॉजी वगैरह पे काम करने वाले जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, वो अपने लिए जो फंड रेज करते हैं उसको बुलाया जाता है इनिशियल कॉइन ऑफरिंग। और इंडिया में ये रेगुलेटेड नहीं है, अनरेगुलेटेड है। मतलब इसमें अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो बहुत ही ज़्यादा रिस्की है। हमारे यहाँ पे तो वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे भी अभी बहुत सारा वाद विवाद चलता है, बहुत सारा डिस्कशन चलता है, तो उसके लिए पैसा रेज करना, फंड रेज करना, उसको तो अभी पूरा ही छोड़ा हुआ है, अनरेगुलेटेड है, ये बिल्कुल भी रेगुलेटेड नहीं है। फिर से देख लेते हैं एक बार। डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया 1988 में सेटअप किया गया, कंपनीज एक्ट ऑफ 1956 के अंडर सेटअप किया गया, प्राइमरी डीलर है और एसबीआई का सब्सिडरी है। एक्टिव रिटर्न, आपके पोर्टफोलियो पे जितना आपने सोचा था उससे कितना एडिशनल रिटर्न मिला उसे बोलते हैं एक्टिव रिटर्न। एब्सोल्यूट रिटर्न, एक्चुअल में आपको कितना रिटर्न मिला उसे बोलते हैं एब्सोल्यूट रिटर्न। एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट का मतलब क्या है कि अगर आपको कोई इश्यू खरीदना है तो एक तरीका क्या है उसका कि आप अपफ्रंट पेमेंट कर दो, पहले पेमेंट कर दो और फिर वेट करो कि अगर आईपीओ आपको अलॉट हुआ तो ठीक, अदरवाइज ये पैसा आपका लौट के आएगा। दूसरा तरीका क्या है कि जितने का इश्यू है, जितने का आईपीओ है, उतना पैसा आपके अकाउंट में ब्लॉक कर दिया जाएगा लेकिन पेमेंट नहीं किया जाएगा। जब आपको आईपीओ अलॉट हो जाएगा तो ये पैसा आपके अकाउंट से कट जाएगा, अदरवाइज आपके अकाउंट में रहेगा और आप इसे नॉर्मली यूज कर सकते हो। एएसबीए सर्विसेज कौन से बैंक्स प्रोवाइड करते हैं? सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक प्रोवाइड करते हैं। एएसबीए सर्विसेज को सेबी ने रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए कब इनिशिएट किया? 2008 में इनिशिएट किया। इनिशियल कॉइन ऑफरिंग, अनरेगुलेटेड मीन्स फॉर रेजिंग फंड्स फॉर प्रोजेक्ट्स यूजिंग क्रिप्टो करेंसीज। बहुत इजी सी बात है। फिर इसके बाद टर्म है मर्चेंट बैंक। मर्चेंट बैंक के नाम से क्लियर है, ये भी एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो कि कंपनीज को एडवाइस देता है, असिस्ट करता है कैपिटल रेज करने में। कोई कंपनी है, उसको अपने लिए फंड रेज करना है तो मर्चेंट बैंक उसको मदद करता है, उसके एडवाइस करता है। कोई कंपनी है, उसको अपना आईपीओ इश्यू करना है, आईपीओ के थ्रू कंपनीज पहली बार मार्केट में अपने लिए फंड रेज करती हैं, तो इस आईपीओ को इश्यू करने में एडवाइस करने का काम, मदद करने का काम किसका है? मर्चेंट बैंक का है। और आईपीओ में कंपनी ने एक टारगेट रखा, मान लेते हैं कि आईपीओ के थ्रू हम 500 करोड़ रुपए रेज करने वाले हैं, लेकिन एक्चुअल में आईपीओ के थ्रू ये कंपनी सिर्फ 400 करोड़ ही रेज कर पाई। तो ये जो मर्चेंट बैंक है, ये क्या बोलेगा कि जितना आपका शॉर्टफॉल अमाउंट है उतना हम आपको देंगे, हम आपकी मदद करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मर्चेंट बैंक एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो कि कंपनीज की मदद करता है, उनको एडवाइस देता है कैपिटल रेज करने में। वॉलेटिलिटी, बेसिक, बहुत सिंपल सा मतलब कि कोई भी सिक्योरिटी है उसकी प्राइसेस मार्केट में कितना फ्लक्चुएट कर रही है, कितना ऊपर या कितना नीचे जा रही है, उसको बोलते हैं वॉलेटिलिटी। अगर कोई सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है तो वो अच्छी है, खराब है? बट ऑब्वियस सी बात है कि वो खराब है, उसमें ज़्यादा रिस्क है। एंकर इन्वेस्टर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है। एंकर इन्वेस्टर को कॉर्नर स्टोन इन्वेस्टर भी बुलाते हैं। एंकर इन्वेस्टर का जो कॉन्सेप्ट है उसको लॉन्च किया सेबी ने कब? 2009 में। कब लॉन्च किया? सेबी ने लॉन्च किया 2009 में लॉन्च किया इस एंकर इन्वेस्टर के कॉन्सेप्ट को। देखो, इसको समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, आईफोन इश्यू किया एप्पल ने अपना। आईफोन इश्यू होगा उससे पहले या कोई भी फोन इश्यू होगा उससे पहले आजकल क्या होता है कि वो जो कंपनी है फोन की, वो जितने भी इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स हैं, यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनको अपना फोन भेज देंगे और बोलेंगे कि इसको रिव्यू करो, ब्रांडिंग करो इसकी। अब ये जब इन्फ्लुएंसर्स इसको रिव्यू करेंगे तो इससे होगा क्या कि मार्केट में उस फोन की चर्चा होगी, मार्केट में उस फोन का क्रेज, थोड़ी क्यूरियोसिटी बनेगी। वैसे ये एंकर इन्वेस्टर कि जब कोई कंपनी अपना आईपीओ इश्यू करती है तो आईपीओ को इश्यू करने से पहले ये जो आईपीओज हैं कंपनी के, वो दिए जाते हैं एंकर इन्वेस्टर्स को। ये जो एंकर इन्वेस्टर्स हैं, दे आर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हु बाय लार्ज नंबर ऑफ शेयर्स इन द कंपनी बिफोर इट्स आईपीओ। आईपीओ जैसे कल इश्यू होने वाला है पब्लिक के लिए, तो एक दिन पहले ये जो आईपीओ है इसको खोल दिया जाता है एंकर इन्वेस्टर्स के लिए। ये जो एंकर इन्वेस्टर्स हैं
जब ये किसी कंपनी के आईपीओ को खरीदते हैं, और एंकर इन्वेस्टर्स बड़े बड़े लोग होते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड्स वाली कंपनीज जो होती हैं, इंश्योरेंस कंपनीज जो होती हैं, पेंशन फंड वाली जो कंपनीज होती हैं, जो बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो अब इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस अगर किसी कंपनी के आईपीओ को खरीद रहे हैं तो बट ऑब्वियस सी बात है कि उसकी मार्केट में वैल्यू बढ़ेगी, उस आईपीओ का क्रेज मार्केट में थोड़ा सा बढ़ेगा, उस आईपीओ की न्यूज़ मार्केट में थोड़ा सा बढ़ेगी और लोग उस आईपीओ को खरीदने में इंटरेस्टेड होंगे। ये जो एंकर इन्वेस्टर्स होते हैं ये एक फिक्स्ड प्राइस पर शेयर्स को खरीदते हैं, कभी कभी इनको घाटा भी हो जाता है। फॉर एग्जांपल कोई कंपनी है जिसका आईपीओ मान लेते हैं 1200 रुपए पे खुलने वाला है कल पब्लिक के लिए। अब पब्लिक इसको खरीदेगी, उसके हिसाब से इसका जो प्राइस है वो थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट कर सकता है, हो सकता है प्राइस आ जाए 1000 रुपए पे, लेकिन इन एंकर इन्वेस्टर्स ने तो एक दिन पहले खरीदा है तो इन्होंने तो 1200 पे ही खरीदना है। एंकर इन्वेस्टर्स जब इन्वेस्ट करते हैं, आईपीओ को खरीदते हैं, तो उससे क्या होता है, मार्केट में जो इन्वेस्टर्स हैं उनका कॉन्फिडेंस इंप्रूव होता है, ये जो शेयर्स की डिमांड है वो इंक्रीज होती है। अच्छा, कुछ कंडीशंस हैं, ये जितने भी एंकर इन्वेस्टर्स हैं उनको कम से कम 10 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करना ही करना पड़ता है, मतलब 10 करोड़ जितनी वैल्यू का आईपीओ खरीदना ही खरीदना पड़ता है। और एक लॉक इन पीरियड भी होता है इनके लिए कि जब ये एंकर इन्वेस्टर्स किसी कंपनी के आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं तो फिर कम से कम 30 दिन तक ये इस इश्यू को, इस आईपीओ को वापस बेच नहीं कर सकते हैं। 30 दिन का लॉक इन पीरियड भी होता है, और भी कंडीशंस होती हैं, लेकिन अपने लिए इतना ही इनफ है। एंकर इन्वेस्टर बेसिकली क्या है, इसको कॉर्नर स्टोन इन्वेस्टर भी बुलाते हैं। ये जो एंकर इन्वेस्टर का कॉन्सेप्ट है इसको सेबी ने लॉन्च किया कब, 2009 में। ये बिल्कुल ऐसा है कि मार्केट में कोई फोन आया, फोन आने से पहले ही इन्फ्लुएंसर्स को फोन भेजा जा रहा है उसको रिव्यू करने के लिए, ताकि मार्केट में उस फोन की चर्चा हो, ताकि मार्केट में लोगों का क्रेज थोड़ा सा डेवलप हो उस फोन को लेके। वैसे ही जब कोई कंपनी अपना आईपीओ इश्यू करती है तो पहले इनवाइट करती है एंकर इन्वेस्टर्स को। अगर एंकर इन्वेस्टर्स जो हैं वो कंपनी के आईपीओ को खरीदते हैं तो बाकी मार्केट में एक मैसेज जाता है कि यार इतने बड़े बड़े एंकर इन्वेस्टर्स इस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हम तो खरीद ही सकते हैं, हमारा फ्यूचर बढ़िया है इसमें। तो उस पर्पस के लिए लाया गया एंकर इन्वेस्टर्स को। जो भी एंकर इन्वेस्टर होता है उसको कम से कम 10 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने ही करने होता है, और एक लॉक इन पीरियड होता है 30 दिन का। फिर एक चार्ट है ओपन हाई लो क्लोज चार्ट। ये बेसिकली एक टेक्निकल चार्ट है जो कि दिखाता है कि जो भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनका प्राइस किस तरीके से मूव कर रहा है इन दी मार्केट ओवर द टाइम, प्राइस किस तरीके से फ्लक्चुएट कर रहा है इन दी मार्केट, उसको दिखाता है ओपन हाई लो क्लोज चार्ट। वेंचर कैपिटलिस्ट, ये टर्म भी इंपॉर्टेंट है। वेंचर कैपिटलिस्ट बेसिकली ऐसी एंटिटीज होती हैं जो कि स्टार्टअप्स को कैपिटल फंडिंग देती हैं। ऐसे स्टार्टअप्स या ऐसे नई कंपनीज जिनका ग्रोथ पोटेंशियल बहुत हाई है, जिनका ऐसा लग रहा होता है कि भाई ये तो फ्यूचर में कमाल करने वाले हैं, ऐसे कंपनीज को इनिशियल डेज में फंडिंग्स देने वाली एंटिटीज को बुलाया जाता है वेंचर कैपिटलिस्ट। ये जो वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं ये अलग अलग इन्वेस्टर्स से, ऐसे लोग जिनके पास में थोड़ा फंड है, थोड़ा पैसा है, अच्छा खासा पैसा है, उनसे पैसे को पूल करते हैं, पैसे को इकट्ठा करते हैं और फिर इस पैसे को इन्वेस्ट करते हैं हाई ग्रोथ पोटेंशियल वाले स्टार्टअप्स में। और बदले में वेंचर कैपिटलिस्ट को क्या मिलता है, मैनेजमेंट फीस मिलती है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलता है जिसको कैरी बुलाया जाता है। तो इनका वही फायदा है कि भैया हम आपको पैसा दे रहे हैं, आप हमें इंटरेस्ट दो, आप हमें मैनेजमेंट फीस दो, वो इनको मिल जाता है और बाकी स्टार्टअप को तो चाहिए ही पैसा, तो स्टार्टअप को पैसा मिल जाता है वेंचर कैपिटल से। देखो एंकर इन्वेस्टर आपको समझ में आना चाहिए। कब लॉन्च किया गया, 2009 में। किसने लॉन्च किया, सेबी ने लॉन्च किया। एंकर इन्वेस्टर का मतलब आईपीओ पब्लिक के लिए जब इश्यू हो रहा है उससे पहले जिन इन्वेस्टर्स को बुलाया जाता है कंपनी के आईपीओ को खरीदने के लिए, उनको बुलाया जाता है एंकर इन्वेस्टर्स। और ये जो एंकर इन्वेस्टर्स होते हैं पैसे वाले होते हैं, बड़े बड़े म्यूचुअल फंड कंपनीज या पेंशन फंड कंपनीज या इंश्योरेंस कंपनीज या अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो इनके पास में पैसा खूब होता है। जब ये लोग किसी कंपनी के आईपीओ को खरीदते हैं तो एक मैसेज जाता है, मार्केट में कॉन्फिडेंस बनता है उस आईपीओ को लेकर। वेंचर कैपिटलिस्ट क्या होता है, कोई नई कंपनी है, कोई नया स्टार्टअप है, उसको पैसे की जरूरत है, तो उस स्टार्टअप को इनिशियल डेज में कैपिटल फंडिंग प्रोवाइड करना, फंड प्रोवाइड करने वाली एंटिटीज को बुलाया जाता है वेंचर कैपिटलिस्ट। वेंचर कैपिटलिस्ट कैसे फंक्शन करते हैं, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं उनसे ये पैसा पूल करते हैं, उनसे पैसा इकट्ठा करते हैं और फिर उस पैसे को इन्वेस्ट करते हैं नए नए स्टार्टअप्स में। फिर इसके बाद एक और टर्म है आर्बिट्रेज। आर्बिट्रेज का मतलब क्या है, ऐसा सिचुएशन
जब कोई इन्वेस्टर सेम टाइम पे सेम कमोडिटी को एक मार्केट से खरीद रहा होता है और दूसरे मार्केट में बेच रहा होता है और इसी खरीदने बेचने में वो अपना प्रॉफिट कमा रहा होता है। जैसे मान लेते हैं कि दिल्ली की बुलियन मार्केट है और एक मुंबई की बुलियन मार्केट है। दिल्ली की बुलियन मार्केट में गोल्ड का प्राइस चल रहा है, मान लेते हैं 60,000 रुपए। कितना चल रहा है? 60,000 रुपए। और सेम डे मुंबई की बुलियन मार्केट में गोल्ड का प्राइस चल रहा है 60,500 रुपए। कितना चल रहा है? 60,500 रुपए। तो आर्बिट्रेज में क्या होगा कि जो इन्वेस्टर है वो दिल्ली की बुलियन मार्केट से गोल्ड को खरीदेगा 60,000 रुपए में और ले जाके उसको बेच देगा मुंबई की बुलियन मार्केट में 60,500 में, और इस ट्रांजैक्शन में ही उसको 500 रुपए का फायदा हो गया। इसी को बोलते हैं आर्बिट्रेज। साइमल्टेनियस बाइंग एंड सेलिंग ऑफ आइडेंटिकल एसेट्स in separate marketplaces in order to have profit from the price difference between them in the different markets is known as arbitrage। इंग्लिश आप पढ़ लेना, एग्जाम्पल आपको समझ में आना चाहिए। फिर इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट टर्म है एंजल इन्वेस्टर। एंजल इन्वेस्टर को इनफॉर्मल इन्वेस्टर भी बुलाया जाता है और सीड इन्वेस्टर भी बुलाया जाता है। इनफॉर्मल इन्वेस्टर या सीड इन्वेस्टर कुछ भी बुलाया जा सकता है एंजल इन्वेस्टर को। एंजल इन्वेस्टर्स बेसिकली ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं जो कि स्टार्टअप्स को, जो कि नई नई कंपनीज को फंड करते हैं, उनको कैपिटल प्रोवाइड करते हैं। जैसे शार्क टैंक है, तो शार्क टैंक में ये जितने भी लोग बैठे हुए हैं ये एक तरीके से एंजल इन्वेस्टर्स हैं। ये ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जो कि स्टार्टअप्स को इनिशियल डेज में फंड प्रोवाइड कर रहे हैं, कैपिटल प्रोवाइड कर रहे हैं। और कैपिटल प्रोवाइड कर रहे हैं तो फ्री में तो प्रोवाइड करेंगे नहीं, बदले में इनको या तो कन्वर्टेबल डेट मिल जाता है, ऐसा लोन जिसको ये बाद में शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर ये लोग ओनरशिप इक्विटी ले लेते हैं। जो स्टार्टअप होता है उसमें एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ ओनरशिप ले लेते हैं इस फंडिंग के बदले में। देखो डिफरेंस समझो, जब कोई एंटिटी किसी स्टार्टअप को फंड करती है तो उस एंटिटी को बुलाया जाता है वेंचर कैपिटलिस्ट, और जब कोई इंडिविजुअल किसी स्टार्टअप को फंड करता है तो उसे बुलाया जाता है एंजल इन्वेस्टर। और बट ऑब्वियस सी बात है कि इंडिविजुअल अगर स्टार्टअप को फंड कर रहा है तो वो हाई नेटवर्थ वाला इंडिविजुअल होगा, और वो जो इंडिविजुअल है, वो जो एंजल इन्वेस्टर है, वो उस स्टार्टअप के लिए मेंटोर के तौर पे एक्ट करेगा। और जनरली होता ये है कि जब भी कोई नया स्टार्टअप शुरू करता है तो वो वेंचर कैपिटलिस्ट के पास में जाने से पहले एंजल इन्वेस्टर्स के पास में जाता है। और अगर एंजल इन्वेस्टर आपको फंड कर रहा है तो एंजल इन्वेस्टर का रिस्क भी ज़्यादा होता है। वेंचर कैपिटलिस्ट एक एंटिटी है, एंजल इन्वेस्टर एक इंडिविजुअल है, तो वो रिस्क भी ज़्यादा ले रहा है, लेकिन हाँ पैसा कम देगा। वेंचर कैपिटलिस्ट थोड़ा ज़्यादा पैसा दे सकता है, एंजल इन्वेस्टर आपको उतना पैसा नहीं देगा। बट ये भी बड़े इंपॉर्टेंट लोग हैं स्टार्टअप्स को फंड करने के लिए। फिर एक टर्म है इंट्राडे ट्रेडिंग। सेम डे परचेज एंड सेल ऑफ स्टॉक्स। आपकी कोई सिक्योरिटीज है, आप उसे आज ही खरीद रहे हो और आज ही बेच दे रहे हो, उसे बोलते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। ये इंट्राडे ट्रेडिंग जो है ये भी बड़ा दिमाग का काम है। अगर किसी को ये चीज़ समझ में आती है तो वो इससे कैपिटल गेन्स अचीव कर सकता है, जिसको समझ में नहीं आती है वो इसमें पैसे को डुबा देता है। फिर इसके बाद एक और टर्म है P2P लैंडिंग, पीयर टू पीयर लैंडिंग। पीयर टू पीयर लैंडिंग का मतलब क्या है, और ये बड़ा नया सा कॉन्सेप्ट है हमारी कंट्री में। P2P लैंडिंग बेसिकली एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसमें ऐसे इंडिविजुअल्स जिनको लोन की ज़रूरत है, ऐसे इंडिविजुअल्स को अदर इंडिविजुअल्स के साथ में कनेक्ट किया जाता है। तो P2P लैंडिंग के थ्रू अनसिक्योर्ड लोन जो है वो मिल सकती है किसी इंडिविजुअल को फ्रॉम दी अदर इंडिविजुअल्स। ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है कि एक इंडिविजुअल है जिसको लोन की ज़रूरत है और दूसरा इंडिविजुअल है जिसके पास में पैसे का सरप्लस है, तो इन दोनों लोगों को कनेक्ट करने का काम करता है P2P प्लेटफॉर्म। और ये जो P2P लैंडिंग है ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको कट आउट कर देता है। बैंक जाने का या NBFC से पैसा उठाने का वो जो लफड़ा होता है उस लफड़े को ख़त्म कर देता है, और दो ऐसे इंडिविजुअल्स को जिनमें एक को ज़रूरत है और दूसरे के पास में सरप्लस है, उन दोनों को कनेक्ट कर दिया जाता है। बेसिकली बोरोवर को इन्वेस्टर के साथ में कनेक्ट करता है। और जो भी P2P लैंडिंग की वेबसाइट होती है वो वेबसाइट डिसाइड करती है कि इंटरेस्ट रेट कितना होने वाला है और ट्रांजैक्शन के टर्म्स एंड कंडीशंस क्या रहने वाले हैं। जनरली आपको पता ही है कि इसमें जो इंटरेस्ट रेट होता है वो ज़्यादा होगा। RBI ने रिसेंटली ही P2P लैंडिंग को अप्रूव किया है। P2P प्लेटफॉर्म्स जो होते हैं वो खुद को रजिस्टर करवाते हैं NBFCs P2P के तौर पे। NBFCs P2P के तौर पे P2P प्लेटफॉर्म्स खुद को रजिस्टर करवाते हैं। इनके ऊपर लोन की रेस्ट्रिक्शंस होती हैं।
ये 10 लाख रुपए तक का ही लोन दे सकते हैं और एक ट्रांजेक्शन में सिर्फ 50,000 रुपए तक ही दे सकते हैं। बड़ा नया सा कॉन्सेप्ट है, उतना ज़्यादा डेवलप नहीं है, लेकिन हाँ अपने आप में अच्छा कॉन्सेप्ट है, बिकॉज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हर चीज़ को हैंडल नहीं कर सकते हैं। ऐसे इंडिविजुअल्स, एक को ज़रूरत है, दूसरे के पास में सरप्लस है, उनको कनेक्ट किया जा सकता है, तो क्यों ना किया जाए। यही प्लेटफॉर्म है, इसी को बोलते हैं P2P लैंडिंग। और इसके साथ आज की हमारी बातचीत खत्म हो गई। रिवीजन हमने कर ही लिया है, साथ के साथ ही एक बार एंजल इन्वेस्टर को और देख लेते हैं। एंजल इन्वेस्टर, इनको इनफॉर्मल इन्वेस्टर या सीड इन्वेस्टर भी बुलाया जाता है। ये ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं जो कि स्टार्टअप्स को फंड करते हैं। बेसिकली ये हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स होते हैं और जिस स्टार्टअप को फंड करते हैं उसमें जनरली मेंटोर के तौर पर भी एक्ट करते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग नाम से क्लियर है, सेम डे आपने सिक्योरिटी खरीदी और सेम डे उसको बेच दिया, इसको बोलते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। P2P लैंडिंग ये नया सा कॉन्सेप्ट है, ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो कि ऐसे इंडिविजुअल को जिसको लोन की ज़रूरत है उसको कनेक्ट करता है ऐसे इंडिविजुअल से जिसके पास में सरप्लस है। अच्छा, रेट क्या रहेगा, ट्रांजैक्शन के टर्म्स एंड कंडीशंस क्या रहेंगे, वो खुद वेबसाइट डिसाइड करता है। RBI ने इसको अप्रूव कर दिया है। P2P प्लेटफॉर्म्स जो होते हैं वो खुद को रजिस्टर करवाते हैं एज NBFC P2P। लोन का रेस्ट्रिक्शन 10 लाख रुपए तक का है, एक ट्रांजैक्शन सिर्फ 50,000 तक का ही कर सकते हैं। नया कॉन्सेप्ट है तो अभी रेस्ट्रिक्शंस भी ठीक ठाक है। और इसके साथ आज की हमारी बातचीत खत्म हो गई। इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं सारे, अभी और बहुत सारे टर्म्स बचे हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है। कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना, आपने शॉर्ट नोट्स बनाते चलना। थैंक यू वेरी मच।